हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 800 प्लस प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आए हैं, इसका आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। 4 पीस का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं आदेश की एकता के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी संगठन के 4 आधार कार्य प्रक्रिया व्यक्ति और क्षेत्र से, बजट निर्माण और नई तकनीक से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगठन के 4 आधार से। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये किसने दिया था, तो ये दिया था लुथिर गुलिक ने। ठीक है, ये लुथिर गुलिक ने है। इन्होंने 4 पीस की थ्योरी दी थी और ये क्या है, इसमें है पर्सन, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। ठीक है, तो ये 4 पीस की थ्योरी आप याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें कार्य यानी कि प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र, ठीक है ना, 4 इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। जो पर्यवेक्षण कर रहा है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। संगठन में न्यूनतम संघर्षोन्मुखी होना चाहिए, उत्पादनोन्मुखी होना चाहिए, कर्मचारी रोजगार उन्मुख होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादनोन्मुखी। ठीक है, उत्पादनोन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे पर्यवेक्षण करने वाले पर्यवेक्षक को जंगली शेर या तानाशाह के रूप में देखा जाता है। तो स्वतंत्र पर्यवेक्षण, अधिकारात्मक पर्यवेक्षण, लोकतंत्रात्मक पर्यवेक्षण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप अपना उत्तर गैस कीजिएगा क्या होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिकारात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है आपको। पहला कथन है लाइन और स्टाफ में अंतर सापेक्षित होता है। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है पदाधिकारी अपने वरिष्ठ के लिए स्टाफ का कार्य करता है, या फिर पदाधिकारी अपने वरिष्ठ के लिए लाइन का कार्य करता है, या फिर पदाधिकारी अपने अधीनस्थ के लिए लाइन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको क्या बताना है, इसमें से आपको बताना है गलत कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदाधिकारी अपने वरिष्ठ के लिए लाइन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संगठन में निम्नलिखित घटक होते हैं। उद्देश्य व समूह सदस्यता, नीतियाँ एवं कार्यविधियाँ, उचित कार्य विभाजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको अपना सही उत्तर गैस करना है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा संगठन में स्पष्ट रूप से किसका विभाजन होता है। अधिकारों का, दायित्वों का, अधिकार एवं दायित्वों का, या प्रत्येक विभागीय क्रिया का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकारों व दायित्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत कर्मचारियों से आशय उन कर्मचारियों से है जो श्रम संघों में संबद्ध होते हैं, या फिर प्रधान से संबंधित होते हैं, या कर्मचारियों के सह कर्मचारी होते हैं, या किसी से भी संबंधित नहीं होते। तो आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत कर्मचारी वो होते हैं जो प्रधान से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित प्रकाशनों में से रैपर का प्रकाशन कौन सा है। औद्योगिक नेतृत्व, कार्य भर्ती एवं लाभ, कार्यानुसार पद्धति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक कार्यानुसार पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन में रैपर के किस समकालीन प्रबंध शास्त्र का योगदान महत्वपूर्ण है। F.B. गिलब्रेथ का, हेनरी एवगेन्स का, हैरिंगटन इमर्सन का, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी विद्वानों का
समकालीन प्रबंध शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत मूल रूप से प्रयुक्त किए गए थे व्यापार में, राजकीय विभागों में, गृह प्रबंध में या अभियांत्रिकी उद्योगों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभियांत्रिकी उद्योगों में। ठीक है, याद होगा दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टेलर को। ठीक है, जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन किया। और इन्होंने कहा किया था दोस्तों, ये खुद भी पहले एक मजदूर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया था, लेकिन फिर ये इंजीनियर तक पहुँचे। ठीक है, और इन्होंने ये कहाँ किए थे अपने सारे प्रयोग, अभियांत्रिकी उद्योगों में। ठीक है, चलिए इनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया था। इन्होंने विभेदात्मक मजदूरी की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने मनुष्य को आर्थिक मानव कहा था, जो कि लाभ के लिए काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके के अध्ययन इन्होंने किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए टेलर ने मानसिक क्रांति का भी सिद्धांत दिया था। तो इसका क्या ऑप्शंस है। युद्ध के स्थान पर शांति और विरोध के स्थान पर सहकारिता को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी है विरोध के स्थान पर सहयोग और दक्षता की युक्ति। अगला है दक्षता की युक्ति और पीस रेट प्रणाली, या फिर युद्ध के स्थान पर शांति और प्रतिष्ठा और पीस रेट प्रणाली। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हम टेलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने अपने व्यवस्थित सिद्धांत में मानसिक क्रांति का भी सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस मानसिक क्रांति का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध के स्थान पर सहयोग और दक्षता की युक्ति। ठीक है, वो मानसिक क्रांति में कहते हैं कि हमें कारखाने में इस तरीके का माहौल बनाना है कि जो प्रबंधक है और जो मजदूर है, ठीक है, जो प्रबंधक है और जो मजदूर है, दोनों में कैसा हो, अच्छा संबंध होना चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्ण संबंध होना चाहिए, तभी काम जो है वो अच्छे से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध पूंजीवाद का अंतिम अस्त्र है, फिर भी उसमें जो कुछ भी अच्छा है उसे रूप होगा, यहाँ पे रूस लिखा हुआ है, रूप में हमें अपना लेना चाहिए। यह कथन किसका है दोस्तों, लेनिन का, गोर्बाचेव का, स्टालिन का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये कथन है लेनिन महोदय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्लासिकीय सिद्धांत के साथ जुड़े दो महत्वपूर्ण नाम कौन से हैं, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लुथिर गुलिक और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एक तो हेनरी फ्योल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हेनरी फ्योल जो है वो शास्त्रीय सिद्धांत के पिता ही माने जाते हैं। इसके अलावा किसका नाम होगा, आप मुझे बताइए। इसके अलावा आपका हो जाएगा इसमें लुथिर गुलिक का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्लासिकी सिद्धांत की विशेषताएं हैं। ठीक है, क्लासिकी सिद्धांत की विशेषता बताना है दोस्तों। और क्लासिकी सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है हेनरी फ्योल को। ठीक है, चलिए विशेषीकरण, पद सोपान, दक्षता या नेतृत्व, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं किसकी है, तो क्लासिकी सिद्धांत की। तो विशेषीकरण है, दक्षता है, पद सोपान है, नेतृत्व नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का सही लक्षण क्या है, पद सोपान, निरंतरता, शुद्धता या उपयुक्त सभी। मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ा होगा आप सभी ने दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों, कौन कौन से बताए हैं, चमत्कारिक या करिश्माई। ठीक है, तो एक हो जाएगा दोस्तों चमत्कारिक, या फिर कह सकते हैं कि करिश्माई। एक होती है परंपरागत और एक होती है वैधानिक।
ठीक है। एक्चुअल में ये हो जाएगी परंपरागत नंबर 2 पे, चमत्कारिक नंबर 3 पे और वैधानिक नंबर 3 पे। ठीक है, कई बार ये उसमें लगाने के लिए भी आ जाता है सीक्वेंस में। चलिए अगला देखते हैं। FM मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का सही लक्षण कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, नहीं है पूछा है। लाल फीताशाही, क्षेत्राधिकार, पद सोपान या विशेषाधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। लाल फीताशाही इनकी नौकरशाही का लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा है, नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण सरकारी अधिकारियों के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल देती है। यह कथन किसका है दोस्तों? मैक्स वेबर का, लास्की का, बर्टन का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, HJ लास्की का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था? काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है दोस्तों। तो ये है विंसेंट डी गार्ने ने। ठीक है, विंसेंट डी गार्ने ने सबसे पहले नौकरशाही शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण नहीं है। ठीक है, मानवतावाद, पदसोपान, कठोरता या व्यक्तित्व शून्यता। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? अब अपना उत्तर गैस कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवतावाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय संबंध का जनक किसे माना जाता है? मैकग्रेगर को, एल्टन मेयो को, हर्जबर्ग को या हेनरी फ्योल को? ठीक है, तो आपको अपना सही उत्तर चुनना है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है एल्टन मेयो को। ठीक है दोस्तों, जो फ्रेडरिक टेलर ने जो व्यवस्था सिद्धांत दिया, जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, किसने? टेलर ने। वैज्ञानिक सिद्धांत अभी हमने डिस्कस किया था, किसने दिया था? टेलर ने दिया था। तो इन्होंने मनुष्य को एकदम आर्थिक मानव बना दिया। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ आर्थिक मानव है और सिर्फ पैसे के लिए कार्य करता है। तो इसके विरोध में एक प्रतिक्रिया स्वरूप एल्टन मेयो का मानव संबंध उपागम आता है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई मनुष्य केवल एक आर्थिक मानव नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ भावनाएं भी होती हैं, उस पर चीज़ों का असर भी पड़ता है, उसके वातावरण का असर भी पड़ता है। और उसे सिर्फ एक विशुद्ध मशीन की तरह हमें मनुष्य को नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे मनुष्य मानना चाहिए। यही है दोस्तों मानव संबंध उपागम, यही कहता है, यही इसका कोर आइडिया है। और जो मेयो है वो इसके मेन स्कॉलर हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानवीय संबंध विचारधारा के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? उत्पादन की तकनीक, संगठन की आर्थिक क्रियाएं, कार्यरत व्यक्ति या उत्पादन के भौतिक साधन। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये क्या कहते हैं, मानवीय संबंध उपागम क्या कहता है कि मनुष्य को मनुष्य मानकर काम किया जाए, उसको यंत्र ना माना जाए। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा क्या कर रही थी? मनुष्य को उसने यंत्र बना दिया था। तो जाहिर सी बात है हमें इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यरत व्यक्ति। यानी कि मानवीय संबंध विचारधारा जो है वो कार्यरत व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध उपागम के निकटतम है? ठीक है, मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? ठीक है, ये मनुष्य को आर्थिक प्राणी किसने माना था? टेलर ने। ठीक है, वो कह रहे थे कि भाई ये मनुष्य भी यंत्र की तरह से ही काम करता है, उसको पैसा दीजिए, ज़्यादा पैसा दीजिए, वो ज़्यादा काम करेगा। इसमें विविधात्मक मजदूरी का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मानवीय सुबंध उपागम मनुष्य को क्या मानता है? तो मानवीय सुबंध उपागम जो है, मानवीय प्रबंध उपागम, ये मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है, क्योंकि वो मानता है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वो केवल आर्थिक नहीं है, वो केवल राजनीतिक नहीं है, वो केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि इन सब का मिश्रण है। वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और हर चीज़ का उसके काम पर, उसके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रबंध की व्यवस्था करना,
सामाजिक व राजनीतिक साध्यों को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना, या फिर नीतियों का निर्माण करना, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व राजनीतिक साध्यों को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाने वाला पहला विद्वान कौन था? ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विद्वान जिसने लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसको सबसे पहले यूज़ किया था, वो कौन था आपको बताना है। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण जब हम सुनते हैं तो हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किसकी याद आती है? आमंड की। ठीक है, क्योंकि ये जो है उपागम वो आमंड व पावेल से जुड़ा है, किस में है लेकिन ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसे सबसे पहले कौन लेकर आया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी, यानी कि वाल्डो। वाल्डो इसको 1955 में लोक प्रशासन में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पूछ रहा है व्यवस्थागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, संस्थागत दृष्टिकोण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थागत दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत किस पर आधारित है? दर्शन पर, वैज्ञानिक पद्धति पर, तर्कानुसार प्रत्यक्षवाद पर, या हेतुवाद यानी कि रेशनलिज्म पर? किस पर संबंधित है दोस्तों? किस पर आधारित है ये? तो इसका सही उत्तर आपका